हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। इसी के साथ दोस्तों स्वागत करते हैं आप लोग का आओ करें तैयारी के इस चैनल में। दोस्तों आप लोग को पता ही है कि इस चैनल पे अभी जो है वो प्रीवियस ईयर क्विज चलाई जा रही है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1991 से लेकर के 2023 तक, इन क्वेश्चनों की श्रृंखला यहाँ पे स्टार्ट की गई है। यहाँ पे दोस्तों हम टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों हमने क्या किया है कि जो भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, इसके अलावा दोस्तों जो स्टोन एज था, पाषाण काल था, स्टोन एज में जितने भी फेजेस थे, जैसे कि इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन सभी पे हमने जो है डिस्कस कर लिया है। और इसकी वीडियो भी दोस्तों हमारे चैनल पे आ चुकी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए। उससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस उन टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी पूछे गए हैं उसको वहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है। यहाँ पे ना ही केवल आपको आंसर बताते हुए आगे हम निकल गए हैं, बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चंस में अगर कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी चीज़ पूछा हुआ है तो उस पर हमने वहाँ पे पूर्ण उसका डिस्कशन किया है दोस्तों। पूरा होलिस्टिक वे में उसका डिस्कशन किया है। जितने भी एंगल से उसमें क्वेश्चंस बन सकते थे, एग्जाम में पूछे गए हैं, सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। मतलब अगर आप ये देखेंगे तो ये जो मेरी PYQ सीरीज है दोस्तों, इससे आपकी पूरी टॉपिक कंप्लीट हो रही है दोस्तों। टॉपिक के साथ साथ आप यहाँ पे जो भी PYQ है उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे अगर आप जाके वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो जैसे आपकी जो भी ज़रूरत होगी उस अकॉर्डिंग दोस्तों मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे ना, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। वो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो गया, चाहे वो किसी भी स्टेट PCS का एग्जाम हो गया दोस्तों, सब जगह पे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस ऐसे बन के आती, इतनी छोटी छोटी चीज़ें इसमें निकल करके आती हैं कि जिनको लोग ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो उसको अपने ध्यान में कैसे रखें, उसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे, जो भी PYQ हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जो भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं मार्केट में, और भी जैसे एग्जाम आते हैं बहुत सारे, जैसा भी UP PCS का है तो उसकी बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, मैंने कराया है उनको। तो आप वहाँ पे भी जाके प्रश्नों का जो है बार बार आप टेस्ट दीजिए। इससे आपका पता चलेगा कि आप चीज़ों को किस वे में समझ पा रहे हैं, कि उस टाइम लिमिट में आप समझ करके कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सभी चीज़ें जो डेवलप होती हैं दोस्तों आपके अंदर, ये एक प्रैक्टिस से ही डेवलप होती हैं। तो चलिए फिर हम फालतू बकवास ना करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसके PY को देखते हैं। ठीक है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले थोड़ी मोटी मोटा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भारत की, ठीक है, ये भारत की पहली नगरी सभ्यता है। ये भारत की दोस्तों पहली जो है वो नगरी सभ्यता है। हमने ये पीछे ये चीज़ देखा था, डिस्कस किया था कि जब ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे थे तो ताम्र पाषाण काल की पृष्ठभूमि में ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित होना प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत की पहली नगरी सभ्यता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें इसका टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी टाइम कब से कब तक माना गया है। देखिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइड किया है, परंतु जो इसका ऑथेंटिक टाइम है, जिसको सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया है और NCERT में भी दिया हुआ है वही टाइम, तो हम उस टाइम को लेकर के चलेंगे। तो ये 2500 BC से लेकर के दोस्तों 1750 BC तक की ये सभ्यता मानी जाती है। इसी के बीच ये सभ्यता फली फूली। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो सभ्यता थी, ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बहुत सारे हमें नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं, इसको बहुत सारे हमें नाम देखने को मिलते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता हम लोग कहते हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है।
हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो ऐसे सभी शब्द आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही हैं, तो हम इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति थी इसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले बात किया था जिसने हमें सबसे पहले बताया है, इसमें आपका प्रीवियस पेपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको जानने की चीज़ है, ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जिसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है वो 1826 में प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो टीले थे उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देते हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों 1853 का समय। 1853 के समय में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, इनको क्या होता है कि एक मोहर मिलती है, इनको एक मोहर मिलती है दोस्तों, और इस मोहर पे वृषभ जो बैल था उसका अंकन होता है। इसके साथ ही यहाँ पे 6 जो है अक्षर वाली एक लिपि मिलती है, 6 अक्षरों वाली दोस्तों एक लिपि मिलती है। परंतु ये जो कनिंघम महोदय होते हैं दोस्तों वो इसको समझ नहीं पाते हैं, इसके महत्व को वो समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। इस वजह से उस टाइम पीरियड में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद से होता क्या है कि 1921 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1921 में हमने पीछे सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। एएसआई की स्थापना कब हुआ था? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसकी स्थापना हमने देख लिया था कि वो कर्जन के समय में उसको एक भारतीय विभाग बना दिया गया था। और उस समय जो इसके महानिदेशक बनते दोस्तों सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल। तो ये जो सर जॉन मार्शल हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया था 1921 में, इन्होंने इसके महत्व को समझा और इनके निर्देशन में, ठीक है, इनके निर्देशन में एक भारतीय हैं जिनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, क्या नाम है? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। और इसके अलावा राखाल दास बनर्जी, इसके साथ और भी कई सारे लोग हैं। इन लोगों के निर्देशन में, इन लोगों के सहयोग से यहाँ पे खुदाई हुआ। जब खुदाई हुआ तो हमको पता चला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभ्यता दबी हुई थी जो उभर करके सामने आई, और उसका नाम इन्होंने क्या रखा? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्यों रखा हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों रखा? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा वो इसलिए रखा दोस्तों क्योंकि जब खुदाई हो रही थी उस दौरान सबसे पहले जो नगर प्रकट हुआ वो था हड़प्पा नगर, ठीक है। और इसकी खुदाई किसने किया है? तो इसकी खुदाई जो किया है दोस्तों ये भी आपको बताना चाहिए 1921 में। किसने किया है? तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सभ्यता कहाँ पे है, कैसे है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इरेज कर रही हूँ, और चीज़ों को आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखते रहिए, पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पेज नहीं होता दोस्तों इसलिए मैं इरेज कर देती हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका विस्तार पूछा जाता है दोस्तों, कि इसका विस्तार कहाँ पे था, ठीक है, इसके विस्तार को लेकर के। तो इसको विस्तार को लेकर के आप ध्यान में रखिएगा कि इसका जो विस्तार हम देखने को हमें मिलेगा। देखिए जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है, और यहाँ पे दोस्तों ये जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो यहाँ पे सुत कांगे डोर, ठीक है, सुत कांगे डोर ये कहाँ पे था? तो ये बलूचिस्तान में स्थल है दोस्तों, बलूचिस्तान में है। और यहाँ पे हमारे कश्मीर वाले एरिया में है मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है। तो मांडा स्थल दोस्तों इसकी उत्तरी सीमा बनाता है, नॉर्थ सीमा बनाता है। सुत कांगे डोर दोस्तों इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। और यहाँ पे जो इसका पूर्वी सीमा है दोस्तों वो है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश मेरठ में है। कौन सी नदी के तट पे? हिंडन नदी के तट पे। आगे जैसे क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। और दक्षिण में दोस्तों इसकी सीमा बनती है दैमाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो इतनी ही क्षेत्रों में ये फैली थी, इसका पूरा हम विस्तार देखेंगे तो एक तरीके से ये एक त्रिभुजा आकार में फैली हुई ये सभ्यता थी, इसका विस्तार था। देखिए इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ से साक्ष्य क्या मिला, ठीक है, यहाँ से किन चीज़ों का साक्ष्य मिला उसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ इनके स्थलों का ध्यान रखना है कि इनके स्थल कहाँ से मिले हैं, वो किस राज्य से मिले हैं, ठीक है, उस स्थल की विशेष चीज़ें क्या हैं, ठीक है। यही सारे से चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम फटाफट जो है अपने प्रश्नों को देखते हैं। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आता जाएगा उसी क्रम में और हम जो डिस्कशन इसका करते जाएंगे।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया है। देखिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक पार्ट जान लेते हैं, वो आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, देखिए क्या है कि जब हड़प्पा सभ्यता हमने तो देख लिया, ये हमारे सामने उभर करके आई, फिर यहाँ पे हमने हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांट करके देखा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को हमने 3 भागों में बांट करके देखा है। एक इसका आरंभिक फेज देखा जिसको हम लोग प्राक हड़प्पा बोलते हैं। ठीक है, एक हमने इसका आरंभिक फेज देखा जिसको हम लोग प्राक हड़प्पा बोलते हैं, और एक इसका हमने देखा दोस्तों परिपक्व अवस्था देखा, परिपक्व अवस्था देखा, और तीसरा हमने देखा उत्तर अवस्था। मतलब कि यहाँ से जो हमें जो भी नगर या जो भी स्थल खुदाई में सामने आए उनको हमने 3 अवस्थाओं में बांट दिया। कुछ स्थल जो प्राक हड़प्पा के थे, कुछ जो परिपक्व अवस्था के थे, कुछ जो थे वो उत्तर अवस्था के थे। देखिए यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता को हमने देखा कि ये पूर्ण नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी चीज डायरेक्ट नगर तो नहीं बन जाएगा ना, नगर बनने से पहले भी उसका कुछ बेस रहा होगा। दैट मीन्स वो कुछ ग्रामीण रही होगी, कुछ उसकी समानताएं इन लोगों से भिन्न रही होंगी, जिसको हमने देखा कि जो पाषाण काल हम देख रहे थे ना, पाषाण काल में ही वो कैसी थी, ग्रामीण बस्ती थी, और पाषाण काल की ही पृष्ठभूमि पे जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित होना स्टार्ट हो गई थी, उसका निर्माण वहां से प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो प्राक हड़प्पा है, प्राक हड़प्पा मतलब कि ऐसी अवस्था कि यहाँ पे जो नगर मिले हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हैं, पूरी तरीके से उनका विकास हो चुका है। मतलब वहाँ पे जो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही वो नगर थे वो पूरी तरीके से विकसित थे। और यहाँ पे हमने जो है वो टोटल 7 नगरों को यहाँ पे रखा जाता है। इसमें जैसे सबसे पहला तो आपका पंजाब है। ठीक है, पंजाब है, पंजाब जी जो पंजाब प्रांत है ये भारत का पंजाब मत समझ लीजिएगा, ये हम पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये हड़प्पा है, और हड़प्पा से ही 483 किलोमीटर दूर, ठीक है, पाकिस्तान में ही एक और प्रांत है, उसका नाम है सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में हमें क्या मिला, मोहनजोदड़ो मिला। ठीक है, मोहनजोदड़ो मिला। इसके अलावा हमने देखा सिंध में ही एक और था, मोहनजोदड़ो था, क्या था, चहुंदड़ो, चौंदड़ो मिला। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। फिर हमने यहाँ पे देखा गुजरात में क्या है, खंबात की खाड़ी में लोथल, जिसको हम परिपक्व नगर में रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हमने देखा राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा। उसके बाद से हमने देखा कि हरियाणा में एक स्थल है, उसका नाम है बनावली, ये हिसार जिले में है। उसके बाद से दोस्तों सुत कांगेडोर और सुरकोतड़ा। ठीक है, सुत कांगेडोर और सुरकोतड़ा। दोस्तों ये जो है सुरकोतड़ा, ये जो दोनों स्थल है दोस्तों ये समतटीय नगर थे, और इनकी भी विशेषता हम आगे देखेंगे। यहाँ पे भी जो है एक नगर दुर्ग, यहाँ पे एक नगर दुर्ग मिला हुआ है। तो ये जो 7 नगर हैं ये दोस्तों इनको हम परिपक्व अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब आपके विचार में ये भी आ रहा होगा कि उत्तर हड़प्पा के स्थल में किसको रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 स्थल हैं, एक है रंगपुर और एक है रोजदी। क्या नाम है, रंगपुर और रोजदी। क्या नाम है, रोजदी। ये दोनों स्थल कहाँ के हैं, तो ये दोनों ही स्थल दोस्तों जो हैं ये गुजरात के काठियावाड़ में है, ये गुजरात के काठियावाड़ में है। यहाँ इनके जो है उत्तर अवस्था के स्थलों में रखा जाता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बता दूँ दोस्तों कि कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें तीनों ही प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऐसे स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये है धोलावीरा, ये ध्यान रखिएगा कौन से हैं, तो धोलावीरा हो गया और राखीगढ़ी हो गया। ठीक है, धोलावीरा और राखीगढ़ी। धोलावीरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है दोस्तों ये, और यहाँ पे भी हड़प्पा के तीनों अवस्थाएं मिली हैं, और तीनों अवस्थाएं कहाँ से मिली हैं, तो वो राखीगढ़ी से भी मिली हैं। और ये कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है, हिसार जिले में। और कौन सी नदी के किनारे, तो ये ध्यान रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। तो ये भी क्वेश्चंस में आएगा, आगे हम चीज़ें जैसे जैसे आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पर पूरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन में देख लिए होंगे। क्या है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने, जो कौन ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने
जो है पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था, उसको इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। तो वो थे दोस्तों अमलानंद घोष। इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। कौन थे ये ध्यान रखिएगा, वो थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने क्या किया था दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो अमलानंद घोष थे दोस्तों, इन्होंने 1952 में, कब 1952 में इन्होंने कालीबंगा की खोज किया था। ठीक है, किसकी खोज किया था, कालीबंगा की खोज किया था। अभी हमने यहाँ पे देखा ये पूर्ण नगरों के बीच में आता है। और दोस्तों ये कालीबंगा जो है ये कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कालीबंगा जो है दोस्तों ये हरियाणा में है। कहाँ पे है, सॉरी ये राजस्थान में है। ये राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पे है, तो ये गंगानगर जिले में है दोस्तों। राजस्थान के गंगानगर जिले में है। कौन सी नदी के तट पे दोस्तों, तो ये घग्गर नदी के तट पे है। ठीक है, और इसका जो व्यापक उत्खनन किया गया था कालीबंगा का, किसने किया था, तो ये 1961 में बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल के नेतृत्व में जो है यहाँ पे व्यापक उत्खनन हुआ। और यहाँ से बहुत सारे जो है साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कालीबंगा से हमें साक्ष्य क्या क्या मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो देखिए कालीबंगा जैसे जो साक्ष्य मिला है, यहाँ पे हम इनके साक्ष्यों को देख लेते हैं जो कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे दो फसल थी, तो दो फसलों की बुआई एक साथ की जाती थी, इसका साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। यहाँ पे दोस्तों पक्की सड़कें मिली हैं। कैसी मिली हैं, पक्की सड़कें मिली है। ध्यान रखिएगा, इनके घर तो बने थे कच्ची ईंटों के, परंतु जो इनकी सड़कें होती थी वो पक्की ईंटों की इनकी सड़कें बनी हुई थी। और दोस्तों जो इनकी ईंटें मिली हैं, यहाँ पे अलंकृत ईंटें मिली हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ईंट मिली है दोस्तों, इनकी जो ईंट मिली है वो अलंकृत ईंट मिली है। ठीक है, अलंकृत ईंट मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। और दोस्तों जैसे ये कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए यहाँ पे जो कालीबंगा है दो स्थल हैं। ठीक है, स्टार लगा देती हूँ। दो स्थल हैं, कौन कौन सा, एक बनावली, बनावली कहाँ पे है, हमने इसका डिस्कस किया। बनावली कहाँ पे है दोस्तों, बनावली हरियाणा में है। और एक दूसरा स्थल है दोस्तों कालीबंगा, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। यहाँ से दोस्तों इन दो स्थलों से जो है प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये था क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम जो है इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए थे। राखाल दास बनर्जी के बारे में जान लेते हैं। राखाल दास बनर्जी के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। राखाल दास बनर्जी, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। जो राखाल दास बनर्जी हैं, इन्होंने किसकी खोज किया था दोस्तों, तो ये जो राखाल दास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। दयाराम साहनी ने किसकी खोज किया था दोस्तों, दयाराम साहनी ने किसकी खोज किया था, तो दयाराम साहनी ने खोज किया था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। सर जॉन मार्शल ये क्या थे, ये उस समय दोस्तों महानिदेशक थे और इन्हीं के नेतृत्व में इन स्थलों की क्या हुई थी, खुदाई हुई थी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है दोस्तों, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कहाँ से मिलता है, तो ये कालीबंगन से मिलता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी सही जवाब, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है, हमने इसको देखा, तो ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। किस जिले में है, तो ये गंगानगर। ठीक है, ये गंगानगर जिले में अवस्थित है। इसकी खोज किसने किया था, तो 1953 में इसकी खोज किसने किया था, अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने दोस्तों इसकी क्या किया था, खोज किया था दोस्तों। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमें दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है। मतलब यहाँ पे जो नगर मिले हैं, इनके जो नगर मिले हैं दोस्तों, ये नगर इनके दो तरीके के मिले हैं। एक जो है वो पश्चिमी टीला है। ठीक है, एक क्या है, एक जो है उसको पश्चिमी टीला कहा जाता है और एक जो है वो है पूर्वी टीला। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो पश्चिमी टीला है ये ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ था। पश्चिमी टीला का क्या था, इनके पास ऊंचे चबूतरे थे। ठीक है, ऊंचे चबूतरे थे। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी टीले से क्या मिला है, यहाँ पे हमें हवन कुंड देखने को मिलता है, हवन कुंड देखने को मिलता है। और इसके साथ ही यहाँ पे पश्चिमी दिशा में ही हमें कब्रिस्तान देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो ऊंचे चबूतरे, जहाँ पे हवन कुंड मिला है, अग्निवेदिका मिली है, कब्रिस्तान मिला है, कि दैट मीन्स यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो उस समाज के उच्च वर्ग रहा होगा। ठीक है, उच्च वर्ग रहा होगा या शासक वर्ग रहा होगा जो यहाँ पे निवास करता होगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो पूर्वी टीला मिला है, पूर्वी टीला सेम जैसे
हड़प्पा सभ्यता में भी नगरों को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं, जो इनका पूर्वी और पश्चिमी। तो जो पूर्वी टीला था दोस्तों, यहाँ पे मजदूर वर्ग शायद रहा करता था, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों इनकी जो समानता देखने को मिलती है पूर्वी टीले की, ये देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि मोहनजोदड़ो में जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने थे, परंतु यहाँ के जो घर थे दोस्तों वो कैसे बने थे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसके साथ ही यहाँ पे कोई भी जल निकास प्रणाली देखने को नहीं मिलती है, कहाँ पे, कालीबंगा में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, कालीबंगन। कालीबंगन पे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जैसे जैसे ऑप्शन आएगा हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे जो कोट दीजी हो गया और रोपड़ हो गया, ये सभी जो है ये भी हड़प्पाकालीन स्थल है, और जैसे इनका आगे ऑप्शन आएगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सेम क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो रहा है, कौन संबंधित है दोस्तों, तो बताने की जरूरत नहीं है, कौन है, कालीबंगा। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लोथल कहाँ पे है, ये हड़प्पाकालीन स्थल है, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। आलमगीरपुर अभी हमने देखा, ये पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, और ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। कौन सी नदी पूछ लेगा दोस्तों, तो हिंडन नदी के तट पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोपड़ कहाँ पे दोस्तों, तो ये रोपड़ कहाँ पे है, तो ये भी पंजाब में है, ठीक है, ये पंजाब में है रोपड़। तो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे आएगा वहां पे हम डिस्कस करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कि प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हमें इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, अभी हमने पीछे इसको डिस्कस किया था दोस्तों, कि ये जो हमें अवशेष मिले हैं वो बनावली और कालीबंगा इन दोनों ही जगहों से मिले हैं। अभी हमने ये भी देखा था, जैसे ये रोजदी हो गया और रंगपुर हो गया, यहाँ से उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, उत्तर हड़प्पा के अवशेष देखने को मिलते हैं। और ये स्थल कहाँ पे दोस्तों, तो ये गुजरात में है। ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये गुजरात में है। गुजरात में भी किस जगह अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो ये गुजरात में जो है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, ये गुजरात के काठियावाड़, ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में दोस्तों ये स्थल जो है वो स्थित है। बनावली कहाँ पे दोस्तों, बनावली जो है ये हरियाणा में हिसार जिले में है। कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के जो है वो, राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों, हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था, तो ये गंगानगर जिले में है। यहाँ से हमें क्या अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें जो सिंधु सभ्यता और प्राग सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आईएएस के प्रीलिम्स में 1991 में पूछा हुआ है, और ये ऑप्शनल में पूछा गया है हिस्ट्री पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, कि बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है। तो बनावली में जो निम्नतम जमाव है दोस्तों, ठीक है, पहली चीज तो ये बनावली, इस पर हमने देख लेते हैं कहाँ पे है ये, ये हरियाणा में है, हिसार जिले में है। कहाँ पे, ये हिसार जिले में दोस्तों। इसकी खोज किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज किसने किया दोस्तों, इसकी खोज आर.एस. विस्ट ने किया था। आर.एस. विस्ट ने इसकी खोज 1973 में इसकी खोज किया था, ठीक है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो जल निकासी प्रणाली थी, जो जल निकास प्रणाली दोस्तों, इसका अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। जल निकास प्रणाली यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, थोड़ा एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या मिला है, हल की आकृति मिली है, ठीक है। हल जो हल है उसकी हमें आकृति मिली है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पे तिल का साक्ष्य मिलता है, जो खेती में ये तिल बोते थे, तिल का। सरसों का ढेर मिला है दोस्तों, सरसों का ढेर मिला है। अच्छे किस्म का जौ मिला है, ठीक है, जौ मिला जो अच्छे किस्म का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सड़कें हैं, नालियाँ, इनके अवशेष मिले हैं। यहाँ पे सिलखड़ी हो गई, मिट्टी की मुहरें, सिलखड़ी और मिट्टी की मुहरें मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों तांबे का बाड़ाग्र मिला है, ठीक है, तांबे का क्या मिला है, बाड़ाग्र मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें बनावली के स्थलों से मिला है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये कैसा स्थल है दोस्तों, तो ये एक प्राक हड़प्पा ग्राम में संस्कृति है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है, कौन सी जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है, ठीक है। ये भी पूछा दोस्तों, ये हरियाणा में पूछा हुआ है, 1921 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी दोस्तों नहीं है। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इसमें जैसे आमरी संस्कृति होगी, सोथी संस्कृति होगी, कोडजी संस्कृति, झोप संस्कृति, ये सभी ही दोस्तों क्या है, ये प्राक हड़प्पा संस्कृति है, ठीक है, ये प्राक हड़प्पा संस्कृति है। इसलिए यहाँ पे कोई भी जवाब इसका सही नहीं होगा, ठीक है। इसका जो अगर हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा कि कोई भी करेक्ट नहीं है, नो करेक्ट लिख देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो चारों ही ऑप्शन है ये किससे संबंधित हैं, तो ये प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के विषय में लिखित कथनों पर विचार करना है, और ये
एनडीए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं और बताना यहाँ से कौन सा कथन जो है दोस्तों वो सही है। तो यहाँ पे पहला है कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। तो बिल्कुल हमने देखा सिंध और पंजाब, ठीक है। सिंध में क्या था, कौन सी स्थल था, तो हमने देखा था सिंध प्रांत के लरकाना जिले में कौन सा स्थल मिलता है, मोहनजोदड़ो मिलता है, और इसके अलावा चौंदड़ो मिलता है। पंजाब में हमें देखा भी कि वहाँ पे जो है सिंध जिले में ही हड़प्पा संस्कृति थी। सारी जो मतलब एक परिपक्व जो स्थल हैं वो सभी हमें इन जिलों में देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कि यहाँ से दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। तो जो हमें ये स्थल देखने को मिले वहाँ से इनका जो प्रसार हुआ वो दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो इनका जो हमने भारत को देखा था कि जो भारत है दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था जिसका नॉर्थ पॉइंट था क्या, मांडा यहाँ पे इसका देखने को मिलता है। दक्षिण में दैमाबाद, और यहाँ पे पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में यहाँ पे जो इनका जो सिंध और प्रांत का एरिया है यहाँ पे सुध कांगेडोर, ठीक है, सुध कांगेडोर। तो देखते हैं कि यहाँ पे जब इनका प्रसार हुआ, मतलब ये मिली, इसके बाद इनका जो प्रसार हुआ दोस्तों वो दक्षिण और पूर्व की तरफ हुआ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको हम सही कर देंगे। थर्ड है वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो ये हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों ना, ये माना जाता है कि उस समय इसकी जो भी समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे जो मिस्र की सभ्यता थी, नील घाटी में जो वहाँ की सभ्यता फली फूली थी, इसके अलावा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो दजला फरात की सभ्यता थी, इसके अलावा जो चीन की सभ्यता थी, इन सभी सभ्यताओं में अगर देखा जाती सबसे ही डेवलप सभ्यता थी कौन, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये जो हड़प्पा सभ्यता जो इसका स्थल है जहाँ पे खुदाई हुई, आज का जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान से भी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डो में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो, इसका सही जवाब भी हो जाएगा मेलुहा। वहाँ के हमें अभिलेखों में क्या मिलता है कि जो मेलुहा शब्द का प्रयोग उन्होंने बार बार किया है, वो उन्होंने किया है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया है। और वहाँ पे देखिए ये जो दिलमुन है और मेगन है, ये क्या है, तो ये बेसिकली दोस्तों ये जो है दिलमुन और मेगन, ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके और मेसोपोटामिया के बीच, ठीक है, मेसोपोटामिया के बीच दोस्तों ये एक बिचौलिए का काम करते थे। किसका, ये बिचौलिए का काम करते थे, क्योंकि यहाँ से क्या होता था, इनका व्यापार होता था, व्यापार का में साक्ष्य मिलता था। दिलमुन और मेगन, दिलमुन कहाँ पे है दोस्तों, तो दिलमुन ये क्या है, तो दिलमुन जो है ये बहरीन द्वीप में है। कहाँ पे है, बहरीन द्वीप में स्थित है। मेगन कहाँ पे है, फारस के बहरीन द्वीप में दिलमुन है। मेगन कहाँ पे है, तो ये मकरान तट पे है, ठीक है, मकरान तट पे है। तो इस यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, मतलब बिचौलिए का काम करते थे, चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे, इसी से होकर के व्यापार होता था। तो इन सारी चीज़ों की जो हमें जानकारी मिलती है, दिलमुन का, मेगन का, मेलुहा का, ये सभी हमें मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। देखिए इनका यहाँ पे इनका टाइम पीरियड पूछा है, हमने जस्ट इसको पीछे डिस्कस कर लिया है। इसका टाइम पीरियड दोस्तों 2250 से लेकर 1750 के बीच में माना गया, इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए शिलालेख, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, देखिए पक्की मिट्टी की मुहरों पे कोई इनको अंकित लेख नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हमें जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो हमारा प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई, इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई मतलब जब इनकी खुदाई हुई तो हमको पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो, ये दो बड़ी सभ्यताएं निकल करके आई। वहां से जो भी अवशेष मिले, उन्हीं अवशेषों से हमने इनके बारे में क्या किया, हम जानकारी लगा पाए कि इनकी सभ्यता जो थी वो किस स्तर पर इनका विकास हो चुका था, किन की चीज़ों की इनको जानकारी थी, इनके जो है उद्योग धंधे कैसे थे, इनका व्यापार कैसे चलता था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, इनका धार्मिक जीवन क्या था। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जो भी जानकारी मिल पाई है दोस्तों वो पुरातात्विक खुदाई से ही मिल पाई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया था। तो जो हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था, किसने किया था, पीछे जस्ट हमने डिस्कस किया था, किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने। किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने। सही जब इसका एक जाएगा। चार्ल्स मैसन ने कब किया था दोस्तों, ये 1826 में इन्होंने किया था, ठीक है, चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। इनको क्या होता है 1853 में एक मोहर मिलती है, जिस मोहर पे क्या होता है,
कि वृषभ और उसके साथ ही 6 अक्षरों वाला एक लेख छपा होता है, जिसको उसके महत्व को ये समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद आते हैं सर जॉन मार्शल, और सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में क्या होता है, 1921 में जो है इनकी खुदाई होती है। खुदाई कौन करता है, दयाराम साहनी और जो है दयाराम साहनी करते हैं, और आरडी बनर्जी करते हैं, राखालदास बनर्जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पे जो है खुदाई की जाती है। फिर हमें जाकर के पता चलता है कि ऐसी कोई सभ्यता थी, मतलब कि ये इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं। जो सर मार्टिमर व्हीलर थे दोस्तों, सर मार्टिमर व्हीलर ने क्या किया था, इन्होंने जो है जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी बहुत विस्तृत खनन किया था, ठीक है, इसका बहुत विस्तृत खनन का कार्यभार इन्होंने संभाला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से, देखिए पीछे हम कंटिन्यू डिस्कस करते हुए आ रहे थे, कौन थे, तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमने पीछे देख लिया, राखालदास बनर्जी इन्होंने किसकी खोज किया था, तो इन्होंने हड़प्पा की सभ्यता की खोज किया था, और दयाराम साहनी ने किसके किया था दोस्तों, दयाराम साहनी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया था। तो ये सारी चीजों को हमने पीछे डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता किसे संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। देखिए ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1996 और बीपीएससी 1994 में पूछा है। तो इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा जान जाइए इतिहास। जो इतिहास है दोस्तों, हम इतिहास को कैसे कालखंडों में बांट के देखते हैं। तो इतिहास का एक कालखंड होता है दोस्तों जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। और जो इसका दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और जो थर्ड होता है दोस्तों उसको हिस्टोरिक या इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहासिक मतलब कि यहाँ पे इनको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, कोई भी लिखित साक्ष्य है, कोई भी इनका लिखित साक्ष्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत स्टोन एज को रखेंगे, ठीक है। स्टोन एज जो है वो कैसा है, प्रागैतिहासिक काल है, वहां पे उनको कोई भी लिखने की कला ही नहीं है, ना ही उनका लिपि है, ना ही वहां पे हमें कोई साक्ष्य मिला है। सेकंड जो आद्य ऐतिहासिक है जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, मतलब यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला है, इनकी लिपि भी मिली है, परंतु इसको हम अभी तक क्या है पढ़े नहीं पाए हैं, इसको पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसी जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं। यहाँ पे किसको किसको रखते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैदिक को रखते हैं, वैदिक काल को रखते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है वो दोस्तों हड़प्पा काल को रखते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक मतलब कि यहाँ पे इनको लेखन का ज्ञान है, और इसको ये पढ़ भी लिए हैं। इसको हम आद्य ऐतिहासिक पीरियड में रखते हैं, हिस्टोरिक पीरियड में। यहाँ से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसको हम ऐतिहासिक पीरियड में रखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ये एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, प्रोटो हिस्टोरिक एज था, मतलब कि इनको लिखने का ज्ञान था परंतु इसको पढ़ नहीं पाए। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो द्वितीय नगरीकरण, तृतीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण, चतुर्थ नगरीकरण। तो ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता ये पहली नगरी सभ्यता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये कैसी सभ्यता है दोस्तों, तो ये पहली नगरी सभ्यता थी। इसके पहले कोई भी हमें नगरी सभ्यता देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है, किस सभ्यता से संबंध है, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। ये एमपीपीएससी 1990 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है। और इसकी जो समकालीन सभ्यता है दोस्तों, जैसे सुमेरियन सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ये सब इसके समकालीन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, सर्वप्रथम दोस्तों सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। और इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में क्या हुआ था, यहाँ पे खुदाई किया गया था, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई हुआ था। बाद में जो है मार्टिमर व्हीलर आते हैं, अर्नेस्ट मैके आते हैं, एमएस वत्स आते हैं, इन लोगों ने भी बहुत सारे स्थलों की यहाँ पे खुदाई किया था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है। देखिए मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट जो पिगट है इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता की तिथि है दोस्तों वो कब से कब तक मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो इसकी तिथि मानी है दोस्तों, इन्होंने माना है कि ये सभ्यता 2500 से लेके 1500 बीसी तक रही होगी। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो आपको जानना चाहिए, वो है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट है जो दोस्तों, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को हमें जानना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ कि जब खुदाई हुई और खुदाई में दो हमने नगरों को देखा, एक को देखा हड़प्पा और दूसरे को देखा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। इन्होंने जब इसको देखा दोस्तों तो इन्होंने कहा कि
ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, इन्होंने इसको एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा। ठीक है, क्या कहा? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जुड़वा राजधानियां कहा। किसने कहा दोस्तों? तो ये पिंगट महोदय ने कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना इंगित करता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का हमने देखा, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अनाजों की खेती करते थे। हमने देखा यहाँ पे हमें जो है नया अनाज जैसे तिल का पता चलता है, अच्छे किस्म के जौ का पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों सरसों का ढेर हमें पता चलता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमें ये पता चलता है जो इनके पुरातत्व के जो स्थल मिले हैं उससे, कि यहाँ पे हमें जो एक विशाल अन्नागार देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हम देखने को मिलता है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार से भी ये प्रूफ हो जाता है कि इनके पास जो है अनाज ये बहुत ज़्यादा उपजाते थे, इनके पास अनाजों का बहुत ज़्यादा ढेर था और इसको ये भंडारण करके उसको रखते भी थे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरफ इंगित करता है कि हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे। सेकंड है कि हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। थर्ड, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। फोर्थ, हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुनिश्चित था। देखिए, व्यापार को हमने देखा, व्यापार तो कई चीज़ों का करते थे, जरूरी नहीं है कि ये व्यापार जो है ये अनाजों के द्वारा ही करते थे। लेकिन इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो सी इसका सही जवाब होगा कि हड़प्पा स्थलों में क्या था? कृषि का व्यापक प्रचलन था। व्यापक प्रचलन मतलब कृषि जो है वो बड़े पैमाने पर की जाती थी। कपास की कृषि हम इनको देखने को मिलेगा और सारी चीज़ों की कृषि देखने को मिलेगी। विशाल जो अन्नागार मिल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को उपजा रहे हैं, जिसको सरप्लस कर रहे हैं और वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? देखिए, जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल के बारे में हमने देख लिया था। हड़प्पा स्थल कहाँ पे है दोस्तों? हड़प्पा स्थल के बारे में हमने पूरी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर पीछे नहीं भी किया है तो चलिए हम यहाँ पे फिर से जो है हड़प्पा स्थल को देख लेते हैं। देखिए, जो हड़प्पा स्थल है, पहली चीज़ कि इसकी खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था दोस्तों? तो इसकी खोज किसने किया था बताने की जरूरत है। इसकी खोज किसने किया था? तो आपको पता होगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कंटिन्यू मैं पीछे बता ही रही हूँ। ये जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों, ये पाकिस्तान प्रांत में है। कहाँ पे है दोस्तों? ये पाकिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान प्रांत में कौन से जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, मांट गोमरी जिले में। कहाँ पे? मांट गोमरी जिले में दोस्तों ये स्थल है। और ये किस नदी के तट पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये रावी नदी, कौन सी नदी है? रावी नदी के बाएं तट पे है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थल जो है वो स्थित था। और यहाँ से हमें किन किन चीज़ों की दोस्तों जानकारी मिलती है, साक्ष्य क्या मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, अगर हम इनका नगर की बात देख लें तो जो हड़प्पा के नगर थे दोस्तों, वो नगर इनके 2 टीले में विभाजित थे। ठीक है, 2 टीलों में विभाजित था। पहला जो था उसको पूर्वी टीला कहा जाता था। पूर्वी टीले में क्या था? पूर्वी टीला जो था उसको नगर टीला का भी नाम दिया गया था। और जो पश्चिमी टीला था दोस्तों, इसको जो है वो दुर्ग टीला भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, ये पहली चीज़ तो दोनों ही दीवार जो नगर थे इनकी रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे। इसके अलावा जो दुर्ग टीले थे, यहाँ पे शासक वर्ग शायद निवास करते थे। ठीक है, और जो पूरी टीला था वहाँ पे मजदूर वर्ग निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो भी हमें स्थिति मिलती है, दोनों में जो भिन्नता मिलती है उसके आधार पर ये कहा जाता है। और यहाँ से हमें साक्ष्य क्या मिला दोस्तों? यहाँ से हमें दोस्तों कि साक्ष्य मिला है, ये 6-6 कमरे वाला एक कतार में खड़े हुआ यहाँ पे अन्नागार मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों? अन्नागार मिला है। इसके अलावा हमें यहाँ से कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला, जिसका नाम क्या है? R37, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक रक्षा प्राचीर, इनके जो नगर हैं उनको एक रक्षा प्राचीर के द्वारा घेरा गया है, तो रक्षा प्राचीर देखने को मिलती है। और इसी रक्षा प्राचीर को दोस्तों जो व्हीलर महोदय हैं, जो व्हीलर हैं, उन्होंने माउंट एबी की संज्ञा दिया है। क्या दिया है? माउंट एबी की संज्ञा दिया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से जो है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिलता है, पीतल का बना इक्का मिलता है, गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं। ये सभी चीजें यहाँ से मिलती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। सही जवाब इसका दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक राज साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? ठीक है, इनकी राज व्यवस्था मतलब कि अब आप देख सकते हैं, जो भी आपने हड़प्पा को देखा, हड़प्पा के जितने स्थलों की खुदाई हुई है, यहाँ पे लमसम एक समानता देखने को मिलती है। जैसे पक्की ईंटें हो गई, या इनका नगर विन्यास हो गया, पक्की सड़कें हो गई, इनको समकोण पे काटना हो गया, इनका जो भी ग्रिड पैटर्न हो गया, जो नालियों का बहुत अच्छा जो जल निकासी व्यवस्था हो गई, उसके अलावा यहाँ पे जो इनका व्यापार हो गया, इन सारी चीज़ों में दोस्तों एक रूपता हमें देखने को मिलती है। इससे मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पे जरूर एक कोई ऐसी शक्ति रही होगी जो एक केंद्रित शक्ति थी, मतलब एक पूरे तरीके से उसको संगठित करके रखी होगी। हम अभी जब बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य, जैसे मौर्य साम्राज्य एक सबसे बड़ी केंद्रीय शक्ति उभर करके सामने आई थी, परंतु अगर हम हड़प्पा को देखें तो ये मौर्य से भी बड़ी शक्ति उभर करके हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 600 वर्षों तक जो ये सभ्यता फली फूली, इसमें एक केंद्रीय शक्ति के कारण ही ये सारी चीज़ों का
संभव हो पाना हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि यहाँ पे हमको जो है वो धर्मतंत्री एकात्मक रूप देखने को मिलता है। जिसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की दस्तकारी आश्चर्यजनक कोटि के मानकीकरण को प्रदर्शित करती है। केनायर के अनुसार इस तरह की उपलब्धि का संभव कारण क्या था। ठीक है, तो जो हड़प्पन क्राफ्ट्स है ये डिस्प्ले ऑन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अकॉर्डिंग टू कैन्योर व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन फॉर सच एन अचीवमेंट। इस अचीवमेंट के पीछे क्या असल कारण था ये हमें बताना है कि यहाँ पे हमें जो भी इनकी दस्तकारी जो भी इनका क्राफ्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें किस वे में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक राजकीय नियंत्रण था, इसीलिए हमें वो एक रूपता देखने को मिलती थी। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि स्टेट जो भी वहाँ पे एक शक्ति थी उसका हमें कंट्रोल था। जैसे यहाँ पे ऐसा अगर हम राजनीतिक संगठन की बात करें तो हमें एक ऐसा कोई भी स्पष्ट आभास नहीं मिलता है, लेकिन अगर इनकी हम सांस्कृतिक एकता पर ध्यान केंद्रित करें तो हमको पता चलता है कि इनके पास कोई जरूर एक ऐसी केंद्रीय शक्ति थी जिसके सहारे ही ये सारी चीजें क्या हो पाई, संभव हो पाई। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पा बस्ती की अभिलाषणी विशेषता नहीं है। कौन सी एक अभिलाषणी विशेषता नहीं है किसकी, हड़प्पा संस्कृति की। ठीक है, तो द्वार मार्ग तथा खिड़कियां आमतौर पर बगल की गलियों में खुलती थी, शायद ही कभी मुख्य सड़कों पर खुलती थी। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा कि यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता इनकी जो नगर नियोजन, ठीक है, इनके नगर नियोजन के बारे में पढ़ा। नगर नियोजन में मतलब इनकी जो खिड़कियां होती थी दोस्तों, इनकी जो खिड़कियां होती थी वो मुख्य दरवाजे पे नहीं खुलती थी, ये पीछे के दरवाजे में खुलती थी। मतलब कि जो गली के दरवाजे होते थे गलियों की तरफ खुलती थी। दूसरी चीज यहाँ पे जो इनके घर बने हुए थे दोस्तों वो ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे। ठीक है, वो ग्रिड पैटर्न पे बने थे और इनकी जल निकासी व्यवस्था हो गई। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें पानी की बहुत उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है, जलाशयों की, तो ये सभी इनकी व्यवस्थाएं थी। सड़कें इनको जो है एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, तो मतलब बहुत ही उत्तम इनका जो था नगर विन्यास था। और सेकेंड इसमें दोस्तों कि मकानों में आमतौर पर स्नान तथा शौच का अलग क्षेत्र होता था। देखिए बिल्कुल करेक्ट है ये भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि जो हड़प्पा थे वहाँ पे जो हाउसेस होते थे वो जनरली सेपरेटेड होते थे। जो इनके बाथिंग एरिया होते थे और जिनके टॉयलेट्स होते थे दोनों अलग अलग हमें देखने को मिलता था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है कि नगर दुर्ग प्राचीर युक्त था परंतु निचला शहर प्राचीर युक्त नहीं था। देखिए बिल्कुल गलत, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे हमें नगर देखने को मिलते हैं दो प्रकार के नगर, एक को हम लोग जो कहते हैं कि पश्चिमी, एक को हम लोग पश्चिमी दुर्ग कहते हैं और एक को हम लोग पूर्वी दुर्ग कहते हैं। ठीक है, पूर्वी दुर्ग या पूर्वी नगर इसको कहा जाता है। पश्चिमी दुर्ग में माना जाता है कि यहाँ पे जो अमीर शासक वर्ग था या जो भी शक्तिशाली वर्ग था वो यहाँ पे निवास करता था, और पूरी वर्ग माना जाता है कि यहाँ पे जो है जो मजदूर लोग रहे होंगे या जो समाज के थोड़ा सा जो कमजोर तबका रहा होगा उनके घर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। परंतु दोस्तों ये जो दोनों ही नगर थे ये प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, ये प्राचीर यानी जो रक्षा प्राचीर था उससे घिरे हुए थे, इसलिए ये सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं। दूसरी मंजिल से नाले तथा ढालू प्रणाली आमतौर पर दीवार के अंदर निर्मित थे, भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के रिक्त शब्दों को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर थे। तो दुर्ग नगर इनको किस दिशा में थे दोस्तों, कंटिन्यू हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, किस दिशा में हमें देखने को मिलते हैं, तो ये पश्चिम दिशा में देखने को मिलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए आर डी बनर्जी बिल्कुल सही है। आर डी बनर्जी के बारे में हमने बात कर लिया, इन्होंने किसकी खोज किया है, के एन दीक्षित और एम एस वत्स। ये सभी दोस्तों जो है इन स्थलों की खुदाई से संबंधित, इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पे यहाँ पे खुदाई किया है। परंतु दोस्तों ये वी एस स्मिथ जो है, विसेंट स्मिथ है, इनका संबंध दोस्तों खुदाई से नहीं है बल्कि ये क्या है, ये इतिहासकार हैं। ठीक है, ये इतिहासकार हैं और इनकी भूमिका दोस्तों इतिहास लेखन में है। ठीक है, इनकी भूमिका किसमें, इनकी भूमिका जो दोस्तों इतिहास लेखन में है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब दोस्तों वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है, सही कथन हमें बताना है। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया, बिल्कुल किया गया। किसने किया दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पीछे मैंने कंटिन्यू डिस्कस किया है, आपसे क्वेश्चन ही पूछा है। तो इसका दोस्तों किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा किसने किया था, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने जो है दोस्तों वो हड़प्पा का उत्खनन किया था। और वर्तमान में ये हड़प्पा कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहाँ पे है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में ये मांट घुमरी जिले में है। ठीक है, कहाँ पे, ये मांट घुमरी जिले में ये अवस्थित है।
कौन सी नदी के तट पे? तो ये रावी नदी के तट पे। ये सारे क्वेश्चन पीछे आ भी चुके हैं, हमने इस पे डिस्कस कर लिया। तो देखिए थर्ड कह रहा है ये ब्यास नदी के तट पे स्थित है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो रावी नदी के तट पे स्थित है, थर्ड गलत हो गया। फोर्थ है हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, दोस्तों ये गलत है। आर.डी. बनर्जी किसके थे? तो ये मोहनजोदड़ो के थे, ठीक है, ये किसके थे? ये दोस्तों ये मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे, ना कि ये हड़प्पा के, तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, देखिए गलत हो गया दोस्तों, ये जो छत्र वाला जो ताम्र रथ मिला दोस्तों ये दैमाबाद से मिला है। कहाँ से मिला है? ये दैमाबाद से मिला है। दैमाबाद कहाँ पे है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों इसका ये दक्षिणी जो है दोस्तों ये उसका दक्षिणी स्थल है, तो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल 1 और 2 सहित इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा के शहरों के संबंध में कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। दोस्तों ये सीडीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला है कि सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। ये देखिए क्या कह रहा है। अब तो आप इतनी बार डिस्कस हो गया, अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही जान जाएंगे। इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? सड़कें इनकी सीधी होती थी, ठीक है, और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। एक दूसरे को कैसे काटती थी? ये समकोण पे काटती थी दोस्तों। इनकी सड़कें एकदम सीधी होती थी और समकोण पे काटती थी। इनका बहुत साफ सुथरा शहर रहा है। अलग अलग वहाँ पे हमें हर जगह जगह पे हमें डस्टबिन लगे हुए मिले हैं जहाँ पे जो है कूड़ा फेंकने के लिए लगा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इनकी जो नालियाँ होती थी दोस्तों, इनकी यहाँ पे ढकी हुई नालियाँ मिली हैं। नालियाँ कैसी? इनकी ढकी हुई नालियाँ मिली हैं, मतलब इनकी जो जल निकासी व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। इनकी जो घर की नालियाँ हैं, घर की नालियों को रोड पे ला करके मेन नालियों से इसको जोड़ दिया जाता था। जैसे आज की नालियाँ ना जो होल सिस्टम जैसे अभी नालियाँ हैं उसी तरीके से हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इसमें कि एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान था। बिल्कुल, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया कि एक केंद्रीय सत्ता होने की वजह से ही ये सारी चीजें संभव हो पाई थी। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पे केवल बी वाला सही होगा कि केवल कथन 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के स्थल को वर्णित करते हैं। किस स्थल को वर्णित करते हैं? तो यह बस्ती 2 अनुभागों में बटी थी, एक अपेक्षाकृत छोटी किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा था किंतु निम्नतर था। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिनिहित यानी अभिचिन्हित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे और अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में क्या करते थे? काम करते थे। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में ये देखा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये हड़प्पा के बारे में बात कर रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा के बारे में है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पे है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसका सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था दोस्तों? सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था दोस्तों वो 1922 में किया था। किसने? 1922 में। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी ने दोस्तों इसकी खोज किया था, ठीक है। और ये स्थल सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लरकाना जिले में दोस्तों ये स्थल है। और यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें विशाल स्नानागार मिलता है। विशाल जो है स्नानागार देखने को मिलता है। इस स्नानागार में दोस्तों सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और ये सीढ़ियाँ जो हैं जो मतलब जो फर्श बनाए गए दोस्तों वो पक्की ईंटों के बनाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक विशाल अन्नागार भी देखने को मिलता है। विशाल क्या हुआ? अन्नागार भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिलती हैं? मुहरें मिलती हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो एक मुहर मिली है, ठीक है, यहाँ से जो दोस्तों एक मुहर मिली है, एक जो हमें मुहर मिली है दोस्तों, इस मुहर पे कुछ जानवरों का अंकन मिलता है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों 4 जानवरों का अंकन देखने को मिलता है। एक है चीता, दूसरा है दोस्तों गैंडा, तीसरा है भैंसा और चौथा है यहाँ पे हाथी। तो ये 4 जानवरों का अंकन जो है वो एक मुहर ऐसी मिली है जिसपे ये उत्कीर्ण है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कांसे की नर्तकी मिली है, ठीक है, कांसे की नर्तकी मिली है। और यहाँ पे प्रत्येक घर में कुओं का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे योगी की मूर्ति मिली है। पशुपतनाथ का एक मुहर मिली जिससे पशुपतनाथ का अंकन हुआ है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो से संबंधित, वो आपको ध्यान रखना है कि मार्शल ने एक स्टेटमेंट दिया है मोहनजोदड़ो के बारे में। उन्होंने कहा कि तत्कालीन विश्व में जो मोहनजोदड़ो है एक आश्चर्यजनक निर्माण है, ठीक है। उन्होंने कहा मोहनजोदड़ो को क्या कहा? इन्होंने एक मोहनजोदड़ो को आश्चर्यजनक इसको निर्माण माना है उस समय में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आश्चर्यजनक निर्माण किसने माना है? तो ये माना है मार्शल ने। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? जस्ट अभी हमने पीछे डिस्कस किया, कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले दोस्तों मोहनजोदड़ो से। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं।
ये स्नानागार माना जाता है कि शायद इसका जो पर्पज़ रहा होगा दोस्तों, ये पर्पज़ धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। और यहाँ पे दोस्तों फर्श के रूप में पकी ईंटों से इनकी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं दोस्तों, पकी ईंटों से इनकी क्या बनी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और पूछता है कि इन सीढ़ियों की दिशा क्या है, किस किस दिशा में दोस्तों ये सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में, ठीक है। ये उत्तरी और दक्षिणी दिशा में दोस्तों जो है ये सीढ़ियाँ, उनके पार्श्व में ये सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियाँ थी। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया, इनका दिशा पूछ लिया, किस दिशा में थी, अपने में पीछे डिस्कस किया कि ये उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में इनकी सीढ़ियाँ थी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 एंड 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने इनसे रिलेटेड जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आगे की जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है, और हिस्ट्री वैसे भी थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लोगों को लगता है। तो इस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। आगे जैसे और भी क्लासेस आएंगी उसमें हम बाकी जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपना समय देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।